पोजीशन वो बताएगा। अब तुम ये रे डायग्राम बना दोगे, हाँ कॉइन वाला जो था क्वेश्चन बहुत बहुत फिट क्वेश्चन था। अच्छा देखो आखिर में ये जो पोजीशन है उसको यहां कनेक्ट कर दो एम पे। आखिर में देखो ये वाली पोजीशन यहां कनेक्ट कर दो, इसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन। वो तो बिल्कुल बीच में बनेगा, इसका इरेगुलर कोर्स में नहीं आता। इसका जो एटीपी वर्जन होता है उसमें अच्छी बात ये है कि 2015 से सॉरी 2010 से सीआई क्या कर रहा है कि उसमें एक एक इंस्ट्रक्शन खुद देते हैं, मतलब P1 को P2 से जोड़ो, P3 को P5 से जोड़ो। तो अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आप एटीपी के जो मेरे साथ क्लासेस हो चुकी हैं और स्कूल में हुई तो आप ये देखेंगे कि आपको खुद कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें तो आपको सोचना है, एटीपी में आप याद रखिएगा कि आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, वो खुद बोलेगा इस लाइन को एक्सटेंड करो, वहां तक लेके जाओ। सो ऑप्टिक्स पेपर 4 में बहुत आसान है। जो रिफ्लेक्शन होती है वो रियलिटी में रिफ्लेक्शन एक रे से नहीं होती, बल्कि रिफ्लेक्शन बहुत सारी रेस से होती है। सो जब आप कोई चीज देखते हो तो उसमें मिलियंस ऑफ लाइट रेज होती हैं जो मिलकर एक इमेज बना रही होती हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन के फीचर्स जो मैंने आपको अभी रिकॉल करवाए थे और कल की क्लास में कॉपी भी हुए थे। रिफ्लेक्शन के फीचर्स के नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन वेवलेंथ, नो चेंज इन स्पीड, नो वेलोसिटी चेंजेस, एम्पलीट्यूड में चेंज। हो सकता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर थोड़ी डिम हो जाए, जितना ये प्रोजेक्टर ब्राइट है उतना ये रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन ब्राइट नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज, आज का अगला टाइटल। हमारे कोर्स में इमेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं? रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल, साइज इन्वॉल्व करेगा, अपराइट, इन्वर्टेड एंड लेटरली इन्वर्टेड, डिस्टेंस और पोजीशन। जो ज्यादातर डिस्कशन फोकस होती है वो होती है रियल और वर्चुअल पर। अब दोनों में क्या फर्क है, हमेशा वाले जाते रहने इसको मुश्किल टाइम। देखें रियल और वर्चुअल में क्या फर्क है, वो इमेज जो आपकी आई पर डायरेक्ट बने वो इमेज कहलाता है रियल। आप ये जो स्टिक है ये डायरेक्टली देख रहे हो, ये रियल इमेज है। और ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये पहले इमेज यहां बन रहा है और यहां से आपकी आई में बन रहा है, तो ये इमेज क्या है, वर्चुअल। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन आप रख के जा सकते हो। एन इमेज प्रोड्यूस्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रियल इमेज। जैसे ये एन इमेज which is not produced by the first impact of light is virtual। first impact ये है, इमेज बन गया, जो आप देख रहे हैं वो इमेज का इमेज है, तो वो क्या होगा, वर्चुअल। वर्चुअल देखो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल। सेम साइज, सेम डिस्टेंस, अपराइट और लेटरली इन्वर्टेड। और इसको आप कभी भूल जाएं तो आप ये सोचें कि आप मिरर के सामने खड़े हैं, मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने आप को देखें तो आपका इमेज इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। सिर्फ एक पॉइंट पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरा इमेज वर्चुअल क्यों है, क्योंकि असल में आपसे लाइट हिट हुई, पहला इमेज मिरर पे बना, मिरर से टकरा के वापस आई, दूसरा इमेज आपकी आई पर बना, इसलिए वो क्या है, वर्चुअल। लेटरल इन्वर्जन आप सबको पता है कि जो मिरर में इमेज होता है वो लेफ्ट टू राइट हो जाता है, जैसे वो
एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू था, पहले आता था कि एम्बुलेंस में जो वर्ड एम्बुलेंस लिखा होता है वो लिटरली इन्वर्टेड क्यों होता है, ताकि जो गाड़ी आपके पीछे जब एम्बुलेंस आए साइड मिरर में रिफ्लेक्शन के दौरान वो हाउ टू मेजर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इसकी लॉजिक देखिएगा, जब कोई चीज आप मिरर में देखते हैं तो उसका असूल ये है कि जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करके आएगी उतना डिस्टेंस आपको दिखेगा। लाइट चली, रीडिंग चार्ट, किसी पेशेंट को आई टेस्ट हो रहा है, लाइट चली यहां तक आई, यहां से मुड़ी पेशेंट की आई में आ गई, डिस्टेंस क्या है 13 मीटर। इसका मतलब है कि पेशेंट को लगेगा कि ये चार्ट कितना अंदर है 13 मीटर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें वैसे दो लॉज हैं लेकिन मिड टर्म में ज्यादातर एक ही लॉ आता है। जो पहला लॉ है वो रेयर है कि कोई टीचर पूछे, सीआई तो पूछ लेता है लेकिन ज्यादातर वो लेवल मिड टर्म में वो नहीं पूछते। पहला लॉ ये है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie on the same plane। इसकी डिस्कशन अभी छोड़ देते हैं, lie on the same plane मतलब 1D। लेकिन दूसरा लॉ मशहूर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा गया टॉपिक है, यानी इस चैप्टर में ये इनका फेवरेट टॉपिक है। कोई मतलब में 15-16 मरतबा मैंने गिना है इसको पेपर में, एटीपी पेपर 2 इनका फेवरेट है। क्या है, एक वुडन बोर्ड, उसके ऊपर व्हाइट शीट ऑफ पेपर, 4 थंबप्रिंट्स, शीट रुक गई, उसके ऊपर मिरर और उसके बराबर में ये, जिसको सीआई बहुत इंप्रेस होता है, सीआई मशहूर है कि वो मतलब अजीब चीजों से इंप्रेस होते हैं। वुडन पेग, लकड़ी का छोटा सा पीस होता है, हमारे लोग उसको बड़े अजीब सा कहते हैं लकड़ी का गुटखा, तो उसका नाम उर्दू में ये, वो वुडन पेग होता है, उसमें कट होता है, वो रखकर इसको रोक लेते हैं ताकि गिरे ना। फिर 2 पिन्स लगाते हैं P1 P2 और उनको मिरर में देखते हैं। फिर इधर बैठकर 2 पिन्स और लगाते हैं और उनको भी मिरर में देखते हैं। इस तरह ये चारों पिन्स अपीयर टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी ऑल द 4 पिन्स अपीयर टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो 2 पिन्स वो लगी हुई हैं और 2 पिन्स ये हैं। अब आप यहां देखें, ये चारों पिन्स ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को हाइड कर रही हैं। ये मेथड आपने किया, फिर पिन्स निकाल लें और उनकी पोजीशंस को रूलर से ज्वाइन कर दें, फिर प्रोट्रैक्टर रखकर उससे क्या निकाल लें। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसको मार्क कर दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो जाहिर है कि अभी हम एक रेगुलर प्रोसीजर में तो उसको नहीं लिख सकते, हम एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो आप लिख दीजिएगा कि प्लेस अ व्हाइट शीट on a wooden board, place a white sheet on a wooden board, on a wooden board, on a wooden board with a vertical mirror, with a vertical mirror, insert 4 pins such that, insert 4 pins such that they form a V shape, such that they form a V shape and appear to be in a straight line, and appear to be in a straight line. Draw lines on that V. Draw lines
on that V. अब आप निकालिएगा रिफ्लेक्शन का चैप्टर खत्म। जो पहला चैप्टर था रिफ्लेक्शन वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आप निकालिएगा जून 17, 22, 9। जिन लोगों ने आखिरकार इन्वेस्टमेंट कर ली है, जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि मिड टर्म के बाद फिर बुक इन्वेस्ट करेंगे, आप उनका कुछ नहीं कह सकते। जून 17, 22, 9। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि मैंने बार बार कहा कि देखो बुक लो, क्योंकि आप बुक के ऊपर जब ड्रॉ करोगे तो ही प्रैक्टिस होगी। ये रेड स्पॉट वगैरह पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोई यूजलेस एक्सरसाइज होती है। देखो ये इसने बनाया हुआ है, ठीक है, और वो कहता है द फिगर शोज अ मैन इन अ रूम लुकिंग इनटू अ मिरर एज व्यूड फ्रॉम अबव। एक बंदा जो है वो मिरर में देख रहा है और दूसरा बंदा के ऊपर छत पे चिपका हुआ है और वो उसको नीचे देख रहा है। The man can see an image of part of the wall AB in the mirror. ये वाली वॉल है ना, ये उसको मिरर में दिख रही है। फिर वो कहता है point C is the point on the wall closest to A that the man can see by reflection in the mirror. कहता है find point C and draw a ray of light. शुरू करें पेंसिल रूलर, बताएं पॉइंट सी कहां कैसे आएगा। अब मैं अगर इसकी आई से जाऊं ऐसे करके तो यहाँ टच कर सकता हूं, और यहां से उसी एंगल पे आऊं तो दूसरा तरीका, अगर क्लोजेस्ट टू ए है तो यहां से लो, यहां से यहां कैसे टच करूं। या तो मैं ये करूं कि इस बंदे की आई से यहां कनेक्ट कर दूं और वो एंगल निकाल के यहां जोड़ दूं। ठीक है, चलो लेकिन वो आई बॉल मूव कर रहा होगा ना, उसने वो आई बॉल मूव करके वो कह रहा है ना क्लोजेस्ट, प्रेम कह रहे उसने क्लोजेस्ट बोला है, तो क्लोजेस्ट वर्ड की वजह से ऐसा होगा। देखो ना हनी, जब तुम इसको यहां लाओगे तो ये एंगल उठाओगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर रखना है ना। इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में नजर नहीं आने वाला भाई। हाँ, इंग्लिश में याद रखो, इंग्लिश में क्या मिड के बाद जब किसी अर्ली एडमिशन तो इंग्लिश का जिक्र ही नहीं, इंग्लिश में जल्दी आता है, बाकी सब में आ जाएगा। एडवांस में ए स्टार भी आ सकता है, इंग्लिश में सी से ऊपर नहीं आएगा। हाँ तो यार ऐसा की बात है, आंख से रोशनी निकलेगी नहीं सर, आंख से देखेगा तो देखेगा। तुम अगर इसको देख रहे हो तो रोशनी आंख से नहीं, हॉरर मूवी चल रही है। अच्छी खासी समझदारी की बात करेंगे तुम, वेरी बैड, can't believe you can say that। इतना भी बुरा वक्त नहीं है कि आंखों से रोशनी हो, तो यहाँ से अगर यहाँ के आप सबकी आंखों से रोशनी निकल रही हो तो मैं तो यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता, वो तो हॉरर मूवी का सीन हो जाए। चले बिल्कुल, फिर वो एक और चलेगी, लाइफ आफ्टर डेथ। On the ray that you have drawn on the figure, label the angle incidence and angle of, दोनों मार्क कर दें। One characteristic of the image formed by the mirror is that it is virtual। वो कह रहा है जो इमेज बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय वर्चुअल इमेज, वो इमेज जो रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से ना बना। जिसके पास बुक है वो 2 मार्क्स उठा ले, लिख लीजिएगा द इमेज which is not produced, the image which is not produced by
the actual intersection of light rays, the image which is not produced by the actual intersection of light rays. Full stop. It cannot be it cannot be, very good, it cannot be obtained on a screen तो बस सोचते रहो तो जवाब क्यों देखें। बहुत सारे लोग हैं अभी तुम्हें जॉब मिल जाएगी, फिक्र नहीं करो, अस्लाम तो अच्छी रखो। प्रेम की जब कंपनी होगी ना, प्रेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जाना फिर अप्लाई कर। आई वाज योर फ्रेंड प्रेम, डू यू रिमेंबर मी? आई वाज डूइंग आईबीए बट आईबी सॉरी। अब बताओ प्लेन मेल की और कोई प्रॉपर्टी? सेम साइज है, अपराइट है, लिटरली ठीक। फिर वो कहते हैं लाइट ट्रेवल्स अराउंड ऑप्टिक फाइबर। ये एक दूसरा टॉपिक शुरू हो गया क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया। हम इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ देते हैं और इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं अपनी रिवीजन को, और हम अब रख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये ऑप्टिक्स का दूसरा चैप्टर है। देखिए स्मार्टली आप मार्क कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कम वक्त में भी आप पेपर बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए वीकेस्ट पॉइंट मिड टर्म का क्या होता है, हर टीचर पास पेपर छापेगा, नए क्वेश्चंस नहीं होते, इसलिए वो सीआई का लेवल तो है नहीं। आप 2010 से 2018 तक के पेपर मेनली कवर करें क्योंकि ज्यादातर वहीं से छपते हैं। पेपर बहुत है, ये अलग बात है, आप करने बैठे 21, 22, 21, 22, एक साल में 4 पेपर है, और अगर आप 10 साल करके जा रहे हैं तो 40 पेपर, जो बहुत बड़ा नंबर है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले डेफिनेशन, जब लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे में जाती हैं तो डेंसिटी बदलने की वजह से उनकी स्पीड बदलती है और डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड, ये पूछता नहीं व्हाट इज रिफ्रैक्शन, when light travels from one medium to another speed and direction changes, this is called refraction। ये एग्जांपल देखें, पानी की जो पानी के साथ एयर की बाउंड्री है उस पर ये पेंसिल टूटी हुई दिखती है क्योंकि लाइट बेंड हो रही है। हमने क्या पढ़ा था, लाइट ट्रांसवर्स होती है तो लाइटर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। हम ला रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये मेन लॉ है। उसके बाद इंसिडेंट लाइट को जब आप लाएंगे लाइटर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये लॉ कब लगेगा, लाइटर टू डेंसर। पुराने पेपरों में इसको स्नेल्स लॉ भी कहते थे। लॉ क्या है, जब लाइट लाइटर टू डेंसर जाएगी तो एंगल आई और एंगल आर में रेशो कांस्टेंट आएगा, और वो रेशो जो है n, यानी क्या कहलाता है वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कल भी जिक्र हुआ था। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, when light bends, how much it bends is measured by, दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, क्यों, सबसे लाइट उसमें मुड़ती तभी तो वो शाइन करते हैं। हमारे पेपरों में जो सबसे मशहूर है, जो लोग रट के जाते हैं, वो है एयर टू गिलास। वो क्या, 1.5। अब ये मैंने कल भी कॉपी करवाया था, सो इसको दोबारा देखना काफी है। देखो लाइटर टू डेंसर, वेवलेंथ decreases, speed, frequency, bending, ये चार आप याद कर लें। ट्रांसवर्स में लाइटर टू डेंसर, फॉर्मूला n is equal to sin i upon sin r, v1 upon v2 और lambda 1 upon lambda 2। एक्सपेरिमेंट टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इनका फेवरेट। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब जितना वो था वो भी इतना ही है। इसको पागलों की तरह रिपीट कर चुका है, इतना के लोग रट के जाते हैं
उसको भी रट गया, हमें भी रट गया। वुडन बोर्ड, व्हाइट शीट ऑफ पेपर, ग्लास ब्लॉक, फिर पेंसिल से आउटलाइन, उसके बाद 2 पिन्स ऊपर लगाओ, 2 पिन्स, फिर इधर बैठकर नीचे से देखो 2 पिन्स और लगानी है इस तरह, ये चारों पिन्स अपीयर टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर उनको हटाओ, लाइन जोड़ दो, और उससे आपको लाइन जोड़ोगे तो आपको एक रे डायग्राम मिलेगी। इसमें कहते हैं ये क्या है, इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, और ये क्या है, इमर्जेंट रे। एक नॉर्मल यहां बन सकता है, एक नॉर्मल यहां बन सकता है, 2 नॉर्मल बनेंगे, उनको जोड़कर आप फाइनल पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। यानी एक नॉर्मल ये है, एक ये है, फिर वो रेशियो चेक कर सकते हो। रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्रिज्म, ये कभी कभी आता है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्रिज्म, ये कल भी डिस्कस हुआ था। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो टॉपिक है ये कभी कभी आता है और ये टॉपिक ट्रबल करता है क्योंकि इस पर एग्जांपल थोड़ी टफ है। इसके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये टॉपिक उस वक्त आएगा जब रे जा रही हो डेंसर टू लाइटर, जब डेंसर टू लाइटर जाएगी तो वेव विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द, यानी एंगल आर बड़ा होगा, एंगल आई छोटा होगा। अगर मैं इंसिडेंट को इधर मोड़ूं तो एंगल आई बढ़ेगा, एज अ रिएक्शन एंगल आर भी बढ़ेगा, ठीक है। एंगल आई को और बड़ा करो, अब बड़ा करते जाओ, एक पॉइंट पर क्या होगा कि वो जो इधर रे थी वो घूमते घूमते मिरर की बाउंड्री पे आएगी, वहां पर एंगल आर कितना बनेगा, 90, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, प्रोवाइडेड यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू लाइटर। इसकी डेरिवेशन छोटी सी, साइन आर अपॉन साइन आई, फॉर्मूला देखें 1 अपॉन, बात नाउ प्लीज, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला देखें, n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, ये उसका फॉर्मूला है, डेंसर टू लाइटर। अब उसमें जो फेमस हुआ वो था गिलास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड करता है क्रिटिकल एंगल से तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है किससे। अब ये अनयूजुअल है, जैसे आप इसकी एग्जांपल देखें कि आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो दोपहर को, खास तौर पे गाड़ी का जो फ्रंट स्क्रीन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, आप डैशबोर्ड पे कोई कलर्ड ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज विंड स्क्रीन पर बनता है। अब ये बड़ी उनके लिए बड़ी हैरत की बात, हम भी देखते हैं, इनको बड़ी हैरत हुई ये हो कैसे सकता है, क्यों, जो विंड स्क्रीन है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट में तो इमेज बाहर जाता है तो वापस कैसे आ गया, हमें क्यों दिख रहा है। तो इनको वहां मिला कॉन्सेप्ट कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो रे ऊपर आ जाती है और वो बाउंस करती है। जैसे कभी आप समंदर पे जाएं दोपहर के वक्त तो समंदर पे वाटर शाइन करता है, मतलब लाइट उसको हिट करके वापस आती है, ये चीज कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो एग्जांपल मशहूर है, एक तो प्रिज्म और दूसरी ऑप्टिक फाइबर। प्रिज्म में ये कैसे इन्वॉल्व होता है, जब लाइट आई उसने यहां टच किया इधर लेकिन मुड़ी नहीं, स्ट्रेट क्यों आई, क्योंकि एंगल 90 था, फिर उसने इधर हिट किया, इधर से बाहर नहीं आई, नीचे मुड़ गई, क्यों, क्योंकि एंगल कितना है, और लाइट का क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42, उससे ज्यादा था तो लाइट मुड़ी, यहां पहुंची, फिर मुड़ी नहीं, सीधी निकल गई, क्यों, एंगल 90 है। देखो जब लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो तो लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक करती है, इसको कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिक फाइबर,
व्हाट इज एन ऑप्टिक फाइबर? इसका दूसरा नाम क्या है? लाइट पाइप। इसके अंदर कोई भी लाइट रे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट आप भेजते हैं, जब वो हिट करती है यहाँ पर इस जगह पे, तो उसका यहाँ पर जो एंगल बनता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो लाइट अंदर ही मुड़ जाती है, फिर अंदर मुड़ती है। इस लाइट रे के जरिए हम डेटा को स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रांसफर करते हैं। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? 3 into 10 to the power 8। उतनी हाई स्पीड पर डेटा ट्रांसफर होता है। फिर उसके बाद अच्छा, तो नीचे 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। लिखिएगा कि experiment to show refraction of light, experiment to show refraction of light, उसमें लिख दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, वो ग्लास ब्लॉक वाला। इसके बाद अब आप पेपर 2 में आइएगा, नवंबर 17, पेपर 2-1, क्वेश्चन 10B। पेपर खोले। देखिए लाइट में थ्योरी बहुत कम है, लाइट की असल प्रॉब्लम उसके क्वेश्चंस हैं। और जो लोग अभी तक किसी वजह से बुक नहीं खरीद रहे, वो ये कसम तोड़ दें और प्लीज बुक खरीदें, क्योंकि आपके पास अगर बुक नहीं है तो बेसिकली आप प्रॉब्लम ये फेस कर रहे होते हैं कि आप सिर्फ चीजों को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10B, ये बातचीत ना प्लीज, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपके जैसे पेपर नहीं है, आप इसको देखते मत नहीं, आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन आपको देख रहे हैं कि मुझे बच्चा बैठा हुआ क्यों है। आप ये रफ सी डायग्राम अपने पास बनाएं और हमारे साथ ड्राइंग में शामिल हो। डायग्राम है छोटी सी, ऐसे ट्रायंगल खींचे, लाइन बनाए, डायग्राम रेडी हो गई। लेकिन स्किल ड्राइंग है, ये याद रखिएगा। लाइट में जो स्किल है वो ड्राइंग है, थ्योरी नहीं आती। आप ये कॉपी कर लें, अगर अभी तक आप पेपर नहीं ले सके, ड्रॉ द नॉर्मल फॉर दिस रे। नॉर्मल कैसे बनता है? और अगर आप उसमें सेट स्क्वायर लगाएंगे तो वो बेस्ट रिजल्ट होगा। पेपर है तो कोशिश करें प्लीज कि जो लोग स्पेशली इतना लेट नाइट आए हैं वो ड्रॉ करें। ये लोग, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, लिमिट ऑफ स्टूपिडिटी है कि आप आराम से बैठे देख रहे हैं कि मुझे फील हो रहा है कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये नहीं करें, मिड टर्म फंस जाएगा। मिड टर्म फंस गया तो ये एक अजाब बन जाता है। जी हनी पूछे बेटा। चलो शुरू करो, सेट स्क्वायर बनाओ। सब लोग सेट स्क्वायर रखो या रूलर से बना के दिखा दो। मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द लेटर आई। इसको बनाओ और एंगल आई मार्क कर दो। तो आप इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ करो जहां पर ये टच कर रहा है। ऐसे करके नॉर्मल बनाओ। सब लोग बनाते हुए नजर आए। सब लोग नॉर्मल बनाए। नॉर्मल दोनों तरफ 5-5 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड हो। देखिए किसी को काम ना करना हो तो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग के ये जो एक दो नंबर फाइल उसमें कर बैठे रहे, वो लिमिट है बेवकूफी की कि मैं ड्रॉ नहीं करना, मैं देख रहा हूँ। तो पागल आदमी यहाँ क्यों है, फिर घर बैठे भाई। खाली आप अगर ये देखने आए कि ड्रॉ कैसे होता है, टीचर ड्रॉ कर रहे हैं, दोस्त ड्रॉ कर रहे हैं, वो बेवकूफ उधर बैठा हुआ है, तो वो बेवकूफ है, तो घर पे बैठ जाए आराम से। हाँ गुड। इसको इतना रखते हैं जितना ये ऊपर हो उतना नीचे भी जाए, कम से कम 3-3, 4-4 सेंटीमीटर। वैसे वो तो कहते हैं 5 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द लेटर आई। तो
इधर मार्क कर दो एंगल आई। फिर आगे पढ़ो, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 57, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास। फॉर्मूला क्या लिखूं, n इज इक्वल टू साइन आई तो इसमें n की वैल्यू मुझे पता है 1.5, कैलकुलेट करके दें 34 डिग्री। क्या सीखा हमने, 34 डिग्री आएगा तो उसको लिखते वक्त 34 लिखें या 34.0 लिखें। 34.0 भी लिख सकते हैं। जो एंगल होता है वो कितने डेसिमल पे लिखना चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस। व्हाट हैपेंस एज द लाइट एंटर्स द ग्लास, क्या बताओ फ्रीक्वेंसी को क्या फर्क पड़ेगा, नो चेंज, स्पीड decreases, wavelength decreases. Draw the path taken by the light as it passes through the glass and into the air. अब यहाँ देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो लाइट है वो यहाँ से आगे किधर जाएगी, उसने हमसे एंगल कैलकुलेट करवा लिया है। तो आप इसको अंदाजे से 34 पे बना दें, क्योंकि मेरे ख्याल में मेजर नहीं आ रहा, ऐसे आ जाएगा। अच्छा ये भी बताइएगा कि इसने क्या प्रिज्म के अंदर तक पूछा है, बाहर भी जाएगा। चलो मैं यहां तक ले आया, आगे क्या करूं, इसको एक और नॉर्मल बना के दूं। एग्जामिनर के ज़हन में ये है कि तुम एक और नॉर्मल बनाओगे। नॉर्मल सीआई को बहुत कंप्लेंट है कि आपके लोग नॉर्मल बहुत छोटा बनाते हैं, तो आप लोग नॉर्मल जरा बड़ा रखिएगा और उसके बाद ये रे यहां से बाहर आ जाए। ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसने मांगा नहीं है, तो हम इसको शो नहीं करते एंगल। वही 90 डिग्री, दोनों तरफ इक्वल नहीं होगा क्या, नहीं जरूरी नहीं होता। वो जरूरी तब होता है जब लाइन, बीच वाली लाइन अगर पैरेलल टू द बेस हो जाए। वो तो मैंने ऐसे रफली ड्रॉ किया है तो मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, तो 100% वही एंगल आना जरूरी नहीं है। आप कर सकते हो अगर वो मांगता है। अगर वो तुमसे एंगल मांगे तो तुम उसको प्रोट्रैक्टर से बनाकर दे सकते हो। मेरे ख्याल में वो मेजर्ड पैनल मांग नहीं रहा। उसके बाद थर्ड और लास्ट चैप्टर देखिएगा, लेंसेज। लेंसेज को हम सेपरेट रखते हैं क्योंकि सीआई भी उसको सेपरेटली पूछता है। एक सवाल रिफ्लेक्शन पर, एक रिफ्रैक्शन पे और एक लेंसेज पे, 3 सवाल बनते हैं। इनमें से 2 आते, तीनों नहीं आते ज़्यादा। लेंसेज के बारे में पहला कॉन्सेप्ट बनाओ कि लेंसेज 2 तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं कन्वर्जिंग लेंस और दूसरे कहलाते हैं कॉनकेव लेंस। 2 तरह के लेंसेज होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। जो कनकेव लेंस है उनका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। पेपर में ज्यादातर पहला वाला आता है, मतलब पहला वाला इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाला रेयर है। 10 साल में कोई एक सवाल होता है कनकेव पर। अब कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस किस तरह वर्क करते हैं, ये लेंसेस बीच में से थिकर होते हैं। जब पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो ये उससे गुजर के एक पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं। हम एक वर्चुअल लाइन बनाते हैं और उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट है ये फोकल पॉइंट है। इंपॉर्टेंट
टर्म्स, लेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछी गई उनमें प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 5 टर्म्स हैं जो कि आपको आती है, मिलती है। ज्यादातर मिड टर्म में ये वाली आती है नंबर 4, यानी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये वो सेंटर है बिल्कुल बीच में होगा लेंस का सेंटर, यहां से जब लाइट रे जा रही होती है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होती। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? इट इज द geometrical center of a lens. When light passes through this point, it does not bend. फिर what is focal length? It is the distance between optical center and focus. सबको ये वाली डायग्राम बनानी है।
अब सब लोग देखिएगा, प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा। फोकल लेंथ की इंपॉर्टेंस क्या होती है? फोकल लेंथ जो होता है वो पॉइंट होता है जहां पर इमेज शार्प हो। जैसे एक मतलब पहले भी किसी डिस्कशन में मैंने आपको बताया था, जैसे हम लोग मोबाइल फोन से डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर लेते हैं, लेट आने पर क्लास में डॉक्यूमेंट्स को स्नैप करते हैं, तो मोबाइल फोन का जो लेंस है वो उसको जूम इन और जूम आउट करके एक पॉइंट पे रुकता है जहां पर इमेज शार्प होता है। कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर इमेज बिल्कुल शार्प होता है। अब फोकस निकालने का तरीका क्या है? आप एक स्क्रीन रखोगे, एक लेंस रखोगे और क्या रखोगे? ऑब्जेक्ट रखोगे। आप स्क्रीन को या लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करोगे अंटिल इमेज शार्प हो जाए। जब इमेज शार्प हो जाएगा तो ये पोजीशन और ये पोजीशन मेजर करके माइनस कर दो, इससे क्या निकलेगा? फोकल। ये मेथड क्या निकाल रहा है? ये मेथड निकाल रहा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को डबल कर दें तो क्या बनता है? 2f, पोजीशन 2f। फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है और यही पेपर में बार बार आता है, ये इनका फेवरेट है। सीआई अब बकायदा ग्राफ पेपर देता है इसके लिए, बड़ा इसको डेकोरेट करता है, मतलब उनके लिए बहुत बड़ी चीज है इस चैप्टर की। इसमें 3 रेज होती हैं कम से कम, एटलीस्ट आप 2 यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे 3 होती हैं। पहली रे लाइट की बिल्कुल स्ट्रेट आती है, लेंस को हिट करके वो कहां से गुजर रही है? फोकस से। दूसरी रे सीधा नीचे उतरती है, ऑप्टिकल सेंटर को हिट करके सीधा निकल जाती है। तीसरी रे जो ये आपका ए स्टार मखलूक होती है वो तीसरी री बनाती है। लेकिन जिन लोगों को मेरा वो कॉन्सेप्ट याद हो कि क्यों पाकिस्तानी 3 से परहेज करते हैं, क्योंकि 3 रेज में मुसीबत ये होती है कि 3 लाइनों को एक पॉइंट पे कटवाना खतरनाक है, नहीं कटा फिर आप फंस गए, और वो कहते हैं रब तो करो ही नहीं क्योंकि रेज को निशान आता है। 2 लाइनें तो गलत भी ड्रॉ हो जाए तो कट तो जाएंगी, लेकिन अगर 3 लाइनें ड्रॉ होती हैं तो वो 100% एक्यूरेट हो। तीसरी रे सीधा आएगी, पहले फोकस से गुजरेगी और फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। देखो कितनी रेज है, वो बताएगा, वो हनी बताएगा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है। अब देखो लाइट रे सीधा आई, लेंस को हिट किया, वहां से नीचे उतरी, कहां से उतरी? फोकस से। दूसरी रे अनडिफ्लेक्टेड गई, तीसरी रे नीचे से आई, पहले एफ से गुजरी फिर स्ट्रेट हो गई। जहां ये तीनों मीट करेंगी वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट इमेज होगा। अब रे डायग्राम की प्रैक्टिस, सबको रूलर पेंसिल अब सामने रखें, एक स्केलेटन बनाए, टेम्पलेट बनाए इस तरह का 2 सेंटीमीटर का। ये वर्टिकल लाइन ऑफिशियली किसको शो कर रही है? लेंस को। इंगेज करें, ये टेम्पलेट बनाए। सीआई से कमिटमेंट हुई भी है कि अब वो ये वाला क्वेश्चन जो इनका फेवरेट है ये देंगे ग्राफ पेपर पे, तो बच्चा डब्बे भी गिन सकता है, सेंटीमीटर भी गिन सकता है, बहुत एक्यूरेट ड्राइंग बनेगी। तो ये अब हॉलो डायग्राम नहीं आती, मैं हॉलो करवा रहा हूं ताकि वो प्रैक्टिस हॉलो पे हो जाए, तो फिर उस पे तो बन ही जाती है। सब लोग अटेंशन बोर्ड पे दीजिएगा। पहला केस, ऑब्जेक्ट बिफोर 2f। देखो ऑब्जेक्ट बिफोर 2f, मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा हूं किससे पहले? अगर आप ये तरीका सीख लें तो फिर आपको रट के नहीं जाना पड़ेगा कि जी इमेज कहां बनेगा, वो बनेगा वहीं, और वो पूछता है कि बनाकर दिखाओ। देखो
जैसे मैंने पहले कहा कि हम दो रेस से बनाएंगे, थर्ड खतरनाक होती है। तवज्जो पहले बोर्ड पे दीजिएगा। इमेज और सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 2f से पहले एक रे सीधा आई, लेंस को हिट हुई और बेंड होकर f से गुजर गई। हमेशा ये बना दे। थोड़ा सा पीछे चलिए। आप तो बेटा क्या खेल रही हैं इसमें? अच्छा मैंने तो हाइड एंड सीक खेल रही है। इनसे वहां से उठा दो। वेरी गुड हनी, गुड फॉर्म। जब मैच खत्म हो गया तब बैट घुमाओ। दूसरी रे सीधा नीचे आएगी और कहां से गुजरेगी? उसको मोड़ना नहीं, आप सीधा जाएंगे और आप देखेंगे कि वो 2f से पहले मीट करेगी। कहां आ रहे? क्या कर रहे हैं? पहले नजदीकी क्या हो यार, तो तुम्हारा उसका कोई मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन है। मुआजरत हंस बोल रहे, ठीक है, आप बोल रहे हो सेंसलेस यार। देखो तभी आकर जोएब बड़ा सेफ बैठ रहा आज, कह रहा समझ में भी आ रहा। जोएब का बहुत ही बुरा टेस्ट है ना वैसे। बच्चे ने मैसेज किया ही नहीं आप, जब आपके साथ बैठने नहीं जा रहा, मैसेज क्यों करेगा? मैसेज यही लिखा होगा स्टे अवे ऑब्जेक्ट 2f। दोबारा ये टेम्पलेट बनेगा। असूल ये देखो जरा सब लोग, जो बात अभी इन्होंने पूछी, ऑब्जेक्ट था 2f से पहले। सब लोग मेरे साथ जरा इस पर वापस आइएगा। 2f से पहले था तो इमेज 2f से पहले बना। देखकर बताओ इमेज इन्वर्टेड है क्या इमेज रियल है? कैसे पता रियल है? क्या रेज वाकई मीट कर रही हैं? अगर आपने एक्चुअल ड्राइंग खुद से की है तो क्या ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा हुआ? छोटा है बड़ा है? ज्यादातर केसेस में छोटा हुआ होगा। तो आप प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे? इमेज इज इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, रियल एंड बिफोर, ऐसे लिखना। चलो अब ऑब्जेक्ट को बिठा दो 2f पे। दोबारा वो टेम्पलेट बनाओ और ऑब्जेक्ट को रखो 2f पे। जब आप ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे दोबारा वो दो रेस बनाइएगा। दोबारा वो दो रेस बनाएं और ये आकर आप देखेंगे एग्जैक्टली 2f पर बैठेगा। अगर आप दोनों रेस जो असूल के मुताबिक है वो बनाते और आप थर्ड रे बनाते हैं तो आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं। बहुत ज्यादा पर्सनल अटैक कर दिया। टाइम नोट कर लिया, वेट करो। उसको तो आईबी की रिजल्ट ही नहीं चाहिए, आप फंसे हो भाई। उसको तो पास होना है भाई, बस पास भी कंडीशनल है, दिल करे पास हो, वरना उसके बगैर भी काम चलेगा। एनी रिजल्ट इज क्वालिफाइड। एक ही बच्चा जा रहा है कैंपस पे, उसको थोड़ी उसको वाकई इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगी। 16 टीचर मिलकर एक बच्चे को पढ़ाओ, वहां क्रिकेट वगैरह कैसे खेलेगी? पीछे लंच वगैरह सब है, लंच भी डिनर भी सब कैंपस में शामिल है। थर्ड रे देखो यहां से नीचे उतारो f से, यहां टच करो और सीधा कर दो। क्या मतलब? नहीं देखो ना, यहां से f से गुजारो, यहां तक लाओ,
यहां लाकर उसको सीधा होना चाहिए, सीधा नहीं हुई तो डायग्राम पूरी गलत। फिर बैठ के मुस्कुराते हैं। ये लाइन पैरेलल आनी चाहिए क्योंकि वो पैरेलल है, वो पकड़ लेती है। पूरी उम्र गुजरी होती है, मतलब जो चेक कर रहा होता है वो कम से कम 15 से 20 साल चेकिंग करके देखें। बस आपका हाथ साफ होना चाहिए। आपका ये जो ग्राफ पेपर पे बना होगा तो आप 2 to CM की गलती तो हो नहीं सकती, तो आप पहले रख के देख लोगी कि पैरेलल आ रहा है, फिर ड्रॉ कर दोगी। बस जुगाड़ वगैरह कुछ नहीं करेगा पेपर के वक्त। अभी तो चलेंगे स्कूल में तो नहीं आ रही, बस लकी ना। चलो उसके बाद अब आप ऑब्जेक्ट को रखो। सब लोग प्लीज अटेंशन बोर्ड पे दो। सबसे मशहूर रे डायग्राम आ गई जो बहुत मर्तबा पेपर में आई है, वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ। ये आएगा। अब जरा बोर्ड पर देखें, ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखो। हाँ लेकिन ये लाइन पैरेलल नहीं है ना, हटिए ना लाइन से, ये गलत है। वो उसको रब कर दो, 2 लाइनें छोड़ दो। चलो अब आप लोग मुझे हेल्प करो। पहली रे कैसे आएगी? सीधा ऐसे आई, वहां से नीचे उतर के कहां से जाएगी? फोकस से। गुड। फिर दूसरी रे जब तुम सेंटर से गुजारोगे तो रेस दूर हटेगी, मतलब इधर मीट नहीं करेंगी। प्रोजेक्टर वाला कह सकती हूँ। देखो ये ऐसे आएगा। वेरी गुड। देखो अब ये जो 2 रेज है वो इधर तो मीट कर नहीं सकती क्योंकि दूर हट रही हैं, तो इन दोनों रेज को जब तुम बना लो तो पीछे एक्सटेंड कर दो डॉटेड। Anywhere between F and O, not at the midpoint. Somewhere between F and O, कहीं भी चलेगा। बिल्ड करें। यहां से अब डॉटेड लाइनें पीछे ले जाएं। नहीं, ये असल में है मैग्नीफाइंग ग्लास की डायग्राम। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि फायदा नहीं, अभी तो कोई रिसर्च का तो टाइम नहीं है, क्योंकि मिड टर्म में तो पास पेपर छपते हैं। पास पेपर में आजकल ये टेलीस्कोप प्रोजेक्टर ये नहीं आते, खत्म हो गए बुक्स में, लेकिन उनका आजकल उस ट्रेंड नहीं है। अच्छा देखो पीछे जो तुम्हारी डॉटेड लाइंस है वो जहां मीट करेंगी वहां से पिक कर लो। किसी बात ये डॉटेड क्यों बनाओ? अब प्रॉपर्टीज क्या होंगी इमेज की? ये इमेज रियल इंटरसेक्शन से नहीं बना, ये डॉटेड लाइन से बना, तो इमेज एनलार्ज्ड है, वर्चुअल है, सेम मैग्नीफाइड है, एनलार्ज्ड है, मैग्नीफाइड हो गया, अपराइट है, ठीक है अपराइट है, और है कहां? On the same side of the lens as the object. इसमें वही लैंग्वेज छापो जो मार्किंग स्कीम की है, क्योंकि पेपर मार्किंग स्कीम से छपेगा, चेक होगा स्पीड ऑफ लाइट से, मार्किंग स्कीम से। 6 लोग बैठे होंगे, पेपर धड़ाधड़ चेक हो रहे होंगे। मार्किंग स्कीम से एक वर्ड भी डिविएट हुआ तो चौकीदार टिक मार रहे होते हैं, वो टिक मारेंगे। उसके बाद अब सब लोग जरा बोर्ड पर प्लीज फोकस करिएगा, जल्दी से, जरा टाइम कम है, जल्दी करें। बोर्ड पे देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन बहुत कम आता है, ये टॉपिक रेयर है। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आपका लेंस किस रेशो पर एनलार्ज करता है, जूम का रेशो क्या है। अब
यहां पर ये वाला डिस्टेंस देखें, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, लेंस। ऑब्जेक्ट से लेंस का डिस्टेंस u, और लेंस से इमेज का डिस्टेंस v। ये सिंबल आपको याद रखने हैं। व्हाट इज v? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। व्हाट इज u? लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो m का फॉर्मूला क्या है? v अपॉन u। दूसरा जो प्रेम ने बताया था, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। जैसे आपको पता है सीआई से कमिटमेंट अब हो गई है कि वो ये वाले सवाल ग्राफ पेपर पे देगा, तो आप डायरेक्ट डब्बे गिन लो, डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? देखो, इसके लिए आप डब्बे गिनो ऑब्जेक्ट पे जाकर, और डब्बे गिनो किस पे जाकर? इमेज पे, और डिवाइड कर दो। इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। डाइवर्जिंग और कॉन्केव लेंस के बहुत कम आते हैं, 10 साल में कोई एक सवाल इसका होगा। डाइवर्जिंग लेंस ऐसा होता है, ये बीच में से स्लिम होता है और कॉर्नर पे थिक होता है। देखो, जब लाइट रे, जरा बोर्ड पर देखिएगा, जब लाइट रे इससे गुजरती है तो वो स्प्रेड आउट करती है, और जब स्प्रेड आउट कर जाए तो अगर आप उसको पीछे लेकर जाए डॉटेड, तो वो एक पॉइंट पर आकर सारी रेस मीट करती हैं। जरा यहाँ देख लें, सारी रेस मीट करती हैं एक पॉइंट पर। वो पॉइंट क्या? फोकस। ये फोकस रियल नहीं है बल्कि वर्चुअल है। इसमें सीआई के साथ ये कमिटमेंट है कि वो ये सवाल भी ग्राफ पर देगा और एक ही पैटर्न पर देगा, यानी इसमें उस तरह के कोई 8-9 केसेस नहीं दे सकता वो। इसमें आपको बड़ा आसान तरीका है, आप हेडिंग डाल दो डाइवर्जिंग लेंस। इसमें एक ही केस आते हैं, सारी सिलेबस में है। ऐसी बात है, रात को 10 बजे इस वक्त कोई समर कैंप थोड़ी लगा भाई। स्कूल का मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, कोर्स में मौजूद है, पास पेपर मौजूद है, तो मैं स्कूल पे कोई कमेंट नहीं करता भाई। प्लीज, रेसिज्म बिल्कुल नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बाजों का ऐसा होता है टीचर ने करवा दिया हो क्लास 10 का काम, तो आपको पता है आगे पीछे हो जाता है, लेकिन कोर्स में अभी तो मिड टर्म में तो आंख बंद करके पेपर छपता है, तो वो कुछ नहीं। वो तो स्कूलों में ये तक हुआ है कि एक सवाल फिजिक्स का, दूसरा इस्लामियात का लग गया, तो जल्दबाजी में पेपर छप रहा। एक बार इस्लामियात के पेपर हो रहा था इसी स्कूल में जो कराची से बाहर है, तो मार्किंग स्कीम भी साथ ही छप रही थी। तो सब लोग चुपचाप खामोशी से करेंगे, चलो भाई इस्लामियात में तो बंदा चुप रहे, तो ये लड़की उठ के बोली सर मार्किंग स्कीम साथ लगी हुई है। जाहिर सी बात है, तो बाहर निकलो। तो वो भी बड़े मशहूर, वो भी बड़ा मशहूर बैच था वो। अब देखें, जो लाइट रे आएगी, इससे देखें, आपको मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है। पहली रे ऐसे लेकर आओ, और ये याद कर लीजिएगा, जैसे नील ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक ही केस है, तो इसका एक ही केस है जो सीआई से कमिटमेंट है, कि दूसरा केस तीसरा केस नहीं देंगे। पहली रे सीधे आगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली रे गुजार दें, उसको वहां रोक दें, दूसरी रे सीधी नीचे उतार दें। ठीक, तवज्जो बोर्ड पे रखिए। अब देखिए, ये पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट, ये क्या है? फोकस। फोकस से यहां जोड़ना है डॉटेड। देखिए, तवज्जो बोर्ड से ना, ये लाइन आपने जोड़ दिया, उसके आगे इसको कंटिन्यूअस कर दें। अब इसकी थ्योरी क्या बनी? वैसे तो थ्योरी का टाइम नहीं है, लेकिन थ्योरी क्या बनी? एक रे पैरेलल टू एक्सिस आई, मुड़कर ऊपर चली गई। दूसरी रे नीचे आई, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी और सीधी चली गई। जहां ये दोनों कट रहे हैं, ये पॉइंट देखिए, ये यहां से नीचे जोड़ दें, ये छोटा सा इमेज है,
ये वाला जो आपको दिख रहा है ये इमेज है, तो नीचे से नहीं बनेगी। इसमें बहुत खतरनाक है। तीसरी बनाना तो बहुत खतरनाक, तो डिस्टिंक्शन लेवल टच हो जाता है। छोड़ दे प्लीज, मिड टर्म बचा ले, मिड टर्म में डिस्टिंक्शन का क्या करना, वो छोड़ देना। मिड टर्म में थोड़ी मसला है, मिड टर्म में तो पास पेपर छपते हो, टीचर होना पसंद नहीं थे और 3 तलवार पोजीशन आ जाए तो नहीं। देखिए मिड टर्म के पेपर बहुत स्पीड से चेक होते हैं, मैं सारी बात गुजरी, कभी कभी इतनी स्पीड होती है कि आपको पता नहीं चलता कि नीचे पेपर फिजिक्स के अकाउंट्स का, इतनी स्पीड से चेक करो, पीछे बंदूक लेकर एडमिन बैठी होती है, चेक करो, मतलब मार्किंग स्कीम गलत सलत आज से गलत, इतनी स्पीड से चेक होते हैं, तो इसलिए ये छोड़ दे तजर्बा। देखिए बोर्ड पे देखिएगा, ये जो आपको नजर आ रहा है ये इमेज है। अब जरा इमेज की प्रॉपर्टीज बताओ, क्या इमेज वर्चुअल है? ये लाइन तो डॉटेड है। दूसरा, इमेज छोटा हो गया, डिमिनिश्ड, सेम साइड है और अपराइट है, उसी तरफ बनेगा जिस तरफ पहले से ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा, फोटोग्राफिक एनलार्जर, ये तीनों अनइंपॉर्टेंट है। तीनों में से किसी के भी आने का चांस बहुत कम है, ना होने के बराबर होता है। ह्यूमन आई, ये रेयर टॉपिक है, आ सकता है क्योंकि इसके पास पेपर क्वेश्चंस हैं। ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट होते हैं और उनकी करेक्शन, ह्यूमन आई का पहला डिफेक्ट वो कहलाता है, जिसको पहला फीचर परफेक्ट विजन। जब लाइट रेज ह्यूमन आई में एंटर होती है तो उनके सामने एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। जो हेल्दी आई होती है उसमें रेस आकर पीछे जहां मीट करती हैं वही उनको मीट करना चाहिए। जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप बस याद रखें कि अगर इमेज स्क्रीन पर बन जाए जो उसके मसल्स हैं तो वो इमेज परफेक्ट होता है। इसको कहते हैं कि ये क्या है, परफेक्ट विजन। इवन दो बायो के लोग जानते हैं कि ये इमेज असल में रेटिना पे नहीं बनता, लेकिन फिजिक्स के हद तक ये चलता है कि इमेज रेटिना पे बन गया तो इमेज ये आई परफेक्ट है। पहला विजन। पहला एरर क्या कहलाता है, शॉर्ट साइटेड। जिनको करीब का दिखता है सही, दूर का नहीं दिखता, वो कब होगा, जिनका आई का लेंस थिक होता है, मोटा लेंस होता है और वो रेस को जल्दी कन्वर्ज कर देता है। रेटिना मसल यहां पर है और इमेज यहां बन गया। अगेन रेटिना एक एक्चुअल बायोटर्म के तौर पे ठीक नहीं है, बट ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा फिजिक्स में एक्सेप्शन है। अब इस बंदे को इमेज साफ नहीं दिखेगा, क्यों, इमेज जहां बनना था वहां से पहले बन गया। करेक्शन ये करते हैं कि उस बंदे को ग्लासेस पहनाते हैं और उसके ग्लासेस में डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, रेस को पहले थोड़ा सा फैला देते हैं, क्योंकि उस पेशेंट का आई ग्लास जो अपना लेंस है वो थिक है, ज्यादा कन्वर्ज करता है, तो रेस को थोड़ा सा स्प्रेड करके देते हैं ताकि वो उसको कन्वर्ज करके यहां ले आए। ये उसकी करेक्शन है। तो शॉर्ट साइटेड कौन लोग होते हैं, जिनको दूर तक साफ नहीं दिखता, उनको कौन सा लेंस लगा कर देते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। अब आ गए दूसरे लोग जिनका आई लेंस बहुत पतला होता है, जो कि कन्वर्ज कर ही नहीं पाता, मतलब आई का शेल खत्म हो जाता है, रेस कन्वर्ज नहीं हो पा रही होती। ऐसे पेशेंट को हम क्या कहते हैं, फार साइटेड। और उसको हम उसकी जो रेज है उनको कैसे ठीक करते हैं, चूंकि लेंस खुद कमजोर होता है, वी पुट अ पैरेलल लेंस कन्वर्जिंग और वो हेल्प करता है, रेज को पहले थोड़ा सा अंदर कर देता है, वो उसको और अंदर करके फिर आई का जहां इमेज बनना है वहां उसको बना देता है। ये दो एरर्स हैं, यही तो एरर पेपर में पूछता है लेंसेज के ऊपर। तो अब आप बुक निकालिएगा, जो हमारी पास पेपर बुक है, पास पेपर बुक निकालिएगा। और इसमें लिखा था कि 2018 के पेपर जरूर करके जाएं। मैंने ग्रुप पे पोस्ट किए थे, बहुत सारे बच्चे इस वक्त काफी प्रेशर में आ जाते हैं, जो मैं आपको बहुत पहले बताता था
कुछ लोगों को इंटरव्यू का प्रेशर है, वो तैयार होना है, जाना है, कहीं पर एडमिशन का प्रेशर है। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि ये सबसे बड़ी चीज है। हम सारे स्कूलों को कहते हैं कि आप हमें फंसा देते हैं। इस वक्त बच्चों को फोकस करना है मिड टर्म पर। आप ही कह रहे मिड टर्म रिजल्ट आओ, फिर आप बच्चे को इतना स्ट्रेस कर देते हैं। 4 हफ्ते का टाइम, 4-2.5 लाख रुपए जमा कराने, वो सो नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, शुगर में कुछ आ रहा है, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये मसले। बच्चा इतना स्कैटर्ड हो जाता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। आधे लोग तो सुबह तैयार होने के चक्कर में ख्वार हो जाते हैं, भाई इंटरव्यू के लिए जाओ, वहां बैठे रहो, टाइम वेस्ट होता है, फिर एक अलग टेंशन, वहां से कॉल आ गई, यहाँ से नहीं आई। तो ये टाइम बहुत गलत है। सब सारे सीनियर टीचर्स इनसे कहा हुआ है कि भाई आप 25 मतलब नवंबर तक खत्म कर दो। अब वो घसीटते जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको बात पहले बताई थी। जून 17, 21, 4 जून 17, 21 बातचीत प्लीज नाउ। देखो ये इनका स्टाइल है। अब मैं जो कह के वैसे थक चुका हूँ, डजंट लुक नाइस। देखो तुमने बुक खरीदी होगी, तुम उसके ऊपर ड्रॉ करोगे तभी तो तुम्हें फायदा होगा। अब रेड स्पॉट है, उस पे छाप दिया, उसने भी बनाया, आप उसके ऊपर ही बना रहे हैं, तो सेंस नहीं बनी। फुल साइज भी नहीं है, आधे क्वेश्चन उसमें होते भी नहीं है, 21 सारे मिस हुए होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ से ऑनवर्ड सीआई तक ये बुक अभी भी इस्तेमाल होगी। मिड टर्म में, फिर मॉक्स में, फिर सीआई में, तब इसके पैसे वसूल होंगे। तो देखो अब ये तुम्हारे पास डायग्राम है, मेरे पास थोड़ी डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना, इसमें ऐसी लाइनें बनी हुई। देखिए ये लाइन डार्क है, ये डिम है, तो इवन बॉक्सेस भी गिने जा सकते हैं। आप सबको पता है कि क्या ये 1 सेंटीमीटर होता है, फिर ये एक और फिर एक। चलो पढ़ो। द इमेज फॉर्म इज रियल and has a linear magnification of 4. What is the meaning of the term linear magnification? Ratio of the height It is of the ratio of, chalo, what is meant by real image? It is formed, it is formed by the actual intersection of light rays. जिनके पास बुक है वो लिखें और इसको रिकॉर्ड बनाएं। ये आपकी पूरे साल की एफर्ट होती है और आखिर में आपको पे बैक होता है। अब चूंकि इतने पेपर हैं, वो दौर गुजर गया कि आखिरी 10 दिनों में मैं 50 पेपर कर लूंगा। आप 40 पेपर भी करेंगे तो मुश्किल से 7-8 साल निकलेंगे। The image obtained by the actual intersection of light rays. चलो अब रे बिल्ड करो। रीबिल्ड करो। इस तरह का रे बनेगा। हमें कैसे पता कि फोकस कहां पर है? नहीं होता तो अभी नहीं इमेज दिया हुआ। तो इसका मतलब है कि मैं जब रे ड्रॉ करूंगा तो उसमें वो खुद ही आएगा। ये ले तो आ रही है, तो जब मैं उधर से यहां पर टिप पे कनेक्ट करूंगा तो जो इंटरसेप्ट लेगा वो पॉइंट फोकस होगा। चलो गुड, सब लोग बनाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में देखो, तुम इसको देखो तो इसने बड़े दिल से, इसको देखो बड़े दिल से अंदर भी डॉटेड बनाई हुई है। तो आप अगर स्मार्ट स्टूडेंट्स को अंदर से मोड़े, बाहर से ना मोड़े, यहीं से मोड़े। वो तो पुराना क्वेश्चन था ना, ये तो नया क्वेश्चन है। आप तो लेटेस्ट को फॉलो करते हैं, ट्रेंड तो लेटेस्ट होता है। इसमें सजेस्ट हो रहा है 2.4 सेंटीमीटर। बाकी लोग बता दो। मांगी भी मांगी है तो बनाए।
कर सकते हैं अगर उसने कह दिए तो। हाँ, फोकल लेंथ यार बता दें, फोकल लेंथ पे कंसेसिस हो रहे हैं, फोकल लेंथ कितना आ रहा है? 2.4 फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है 2.4। कह रहे कि draw another ray, draw another two rays from the top of the object, show how the image is formed. एच पे आ रहा है तो तीसरी रे फिर यहां से लानी पड़ेगी। वो शीशे के दो मांग रहे हैं, नहीं तीसरी नहीं मांग रहा, एक सेकंड, दो तो यही है ना, इंग्लिश क्या है, एक सेकंड यार, इंग्लिश का मसला। हाँ सही चीज राइट, ये पेपर का भी साथ में सिंधी वर्जन दे दिया करें ना, सही कह रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं ड्रॉ टू अनदर रेस। नहीं असल में तो आप ये करोगी ना कि आप यहाँ से टिप से लेकर जाओ सीधा, यहाँ टच करो और वहां पर यहाँ टच करो, आने को मसला नहीं। फिर तो फोकस दिया होगा ना, फिर यहाँ से नीचे उतारोगे फोकस, फोकस से नील लेंस, लेंस से हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बनाए एक लाइन और ऐड करें इसमें ना, एक लाइन और ऐड करें वहां तक, फिर नवंबर 15 सब लोग देखिएगा, नवंबर 15 पेपर 2-1, नवंबर 15 और पेपर है 2-1, क्वेश्चन नंबर बनाइएगा नवंबर 15 पेपर 2-1 और क्वेश्चन नंबर 6। यस शो नाउ प्लीज, ये वाला अब मुझे करके दीजिएगा। ये वाला पेपर निकालें और ये मुझे क्वेश्चन करके दें। देखिए अब ये क्वेश्चन है और इसमें देखिए वो कहता है a burning candle is placed close to a thin converging lens, the candle acts as the object, a white vertical screen is moved to a position on the other side of the lens from the candle और it is a full scale diagram। यहाँ पर इसने कैंडल बनाई हुई है और बीच में लेंस है, कहते हैं that focal length of the lens is 2.4, ये भी आप मेजर कर सकते हो। असल कमाल होगा डेटा पे मार्किंग, ग्राफ पे मार्किंग। स्क्रीन 7.2 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर वहां तक। अब ये धोखा दे रहे 7.2 कैसे, 7 1 2 3 4 हाँ सही 7.2। चलो कहते हैं डिफाइन द टर्म फोकल लेंथ, it is the distance between optical center and focus, ठीक है। चलो अब वो कह रहे हैं mark a label with an F each of the two focal points principal foci of the lens, point Y is the tip of the image, draw a ray diagram to locate the position of the top of the object। इसको एक तो मार्किंग कर दें, पहले ऐसा करिएगा सब लोग नीचे जाकर ना ये 7.2 लोकेट कर लीजिएगा ताकि वो आपको सही तौर पे मिल जाए। अगर आप नीचे रेड कलर के जैसे मैंने मार्कर लगाए, अगर आप ऐसे मार्कर लगा लेंगे ना तो आपसे गिनना आसान हो जाएगा। फिर आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7
7 के बाद एक डब्बा 7.2। मैंने 2.4 फोकल लेंथ बताया। हाँ 2.4 अगर आप ये रेड मार्कर लगा लें तो 1 2 2.4 फोकस आ गया। लेकिन अगर आप ये रेड मार्कर लगा लेंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि फिर आपको स्केल मिल जाएगा। जहाँ इमेज फॉर्म होती है वहाँ पे प्रिंसिपल फोकस ये जरूरी थोड़ी होता है। देखो अभी आपने खुद रे डायग्राम्स बनाई, ये जरूरी नहीं होता कि वही बने। चलो आप जल्दी से रेस बना दो क्विकली। टॉप पे जो मैंने रे बनाई है उसकी जगह पे मैंने थर्ड रे बना दी नीचे। तो मांगी नहीं है मैं वैसे बनाना चाह रहा हूँ, ऊपर ना बना नीचे बना दे यार, वो तो उसने वैसे कहा नहीं है तो थर्ड रे बन सकती है। फिर तुम सेकंड ना बनाओ ना। ऐसे तो सेकंड नहीं बनाया हाँ सही, नीचे से आए वो आपकी मर्जी है। चलो भाई बिल्ड करो जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। 2 रेस बनेगी और जैसे अभी प्रेम कह रहे थे कि वो चाह रहे कि नीचे से लाइट रे लाइट, तो बिल्कुल लाइट तीनों ना बनाए, बनाए 2 ही। वो फिर आपको तो मेरे कुरंगी स्पेसिफिक है ना इशू, वो अगर कह रहे हैं तो ठीक है, उसको फिर मैं कोई बात नहीं कहता उस पर। अगर टीचर ने बोला है तो फिर आप बना दें। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। Draw the ray diagram. Determine the distance of the candle from the center of the lens. 3.4 3.4 centimeter. 3.5 आ रहा है। 3.5 मेरे पास रेंज आ रही है 3.4 से 3.8। कैसे आ रहा है देखिए, ये यहाँ बैठा हुआ है, ये कैंडल का इमेज है, ये इमेज है, इसको नीचे से रीड करें और बता दें कितना आ रहा है। मेरे पास तो ये 1 2 3 आ गया। 3 के बाद मेरे पास 2 डब्बे आ रहे हैं, मेरे हिसाब से 3.4 आ रहा है। वो रेस बनाओ ना, जो बात अभी ये कह रहे थे वो रेस देखो हनी, यहाँ से एक रेस सीधी उठाओ, उसको जाने दो इधर से, खुद ही आके रीड कर गई। इसने तुम्हें फोकल लेंथ दिया हुआ है 2.4 पे, 2.4 पे फोकस का डॉट लगाओ, यहां से रे उठाओ, फोकस पे जाकर आगे जाकर सीधी कर दो। असल कमाल है फोकस मार्क करना। फोकस का डॉट लगेगा 2.4 पे, देखो यहां देखो, ये 2.4 है, ये यहां से 2 डब्बे, उतने ही डिस्टेंस पर इधर लगा दो। हम इसको फिर यहां तक रोकेंगे। लेंसेज का टॉपिक कंप्लीट हो गया और हम इसको इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, अगर कोई अगली क्लास अब हुई मिड टर्म से पहले, एक्स्ट्रा क्लास देखेंगे, अदरवाइज तो अब गेम यहां से ओवर लग रही है। इस सवाल में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ के जाइएगा। एनर्जी जूल में वॉट कहां से आता है? क्या कहते हैं जूल मीटर, जूल में मेजर करेगा। किसी ने अगर ऑफिशियल रूलर लिया हो तो दे दे। थर्मल फिजिक्स अगर हो सका तो शायद गुड बाय गुड बाय। हीट वाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाज इक्वल टू mc डेल्टा t, बस वो एक वो रह गया।
तुम्हें कल की क्लास की रिकॉर्डिंग अगर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हो, कल नहीं आएगी तो अगर चाहो तो व्हाट्सएप करके लिख लो। बात की थी आप दोबारा गई थी दोबारा गई किससे बात ये बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपका स्कूल का रिजल्ट भी देखते हैं। मेरा स्कूल का रिजल्ट तो अच्छा है, बस उसके बाद भी टिकट के लिए हो गई बन सकती है तो किससे बात की दोबारा तो सेम गर्ल या वो एनएफ वाली लेडी थी या सर उनके फाइनेंस का कोई बंदा था, मुझे फाइनेंस के बंदे को भेजा। अच्छा मतलब तुम्हें उनके पास भेज दिया हाँ उनके पास भेजा, उनसे बात भाई वाला जो हाँ टायर वाला उनसे बात फाइनेंस वाले बंदे से स्कॉलरशिप निकलेगा नहीं कभी वो तो स्कॉलरशिप समझो उसकी जेब से जा रहा है वो तो कभी देगा ही सर तो आप करवा सकते हैं नहीं राउंड 1 में तो मुश्किल है मिड टर्म के रिजल्ट के बाद बात हो सकती है सीरियस पूछ रहा हूं तुम्हारा एडमिशन बाद में स्कॉलरशिप कितना मिलेगा हमें स्कॉलरशिप नहीं मिला सीरियस तो आप स्कॉलरशिप नहीं मिला ना जवान ही मिलेगा आगे बैठो हाँ पापा भाई नजर आ रहे सुबह 9 बजे हमारे पीछे 2 स्टार 3 स्टार सर दो दो चार एक ही है
तुम्हें अभी उन्होंने 50 डाली सर वो स्कॉलरशिप नहीं दे रहे ना नहीं ये जो है इससे सेक्टर वाला सर उन्होंने जो कंडीशनल दी है वो 25 है और जो है ना 75 है 75 अनकंडीशनल है और कंडीशनल 25 कितना जाती है 75 बदल गया सर वो सेक्टर में है ना तो तुम मतलब स्कॉलरशिप कहाँ जा रही हो तुम मैं सीनियर में जा रही हूँ सिर्फ वाले जो कि फ्री नहीं करा रही सर वो नहीं दे रहे मैंने अभी एक और बच्ची के लिए बात की थी बिलाल कह रही को समझ ही नहीं आ रहा बेचारों को